सो अगरचे क्लासेस जो हैं वो तो 9th से, मतलब जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी इम्पोज किया हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने टेस्ट के डेट्स भी एक हद तक आगे तो किया है, बट उससे ज़्यादा यकीनन सी बात है कि आगे नहीं हो सकती। तो 6 सितंबर से NED के टेस्ट स्टार्ट हैं, आगे जाकर फिर वो डिपेंड करता है, 10 दिन से 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 6 से 16 सितंबर के बीच में टेस्ट सबके हो जाएंगे NED के, जो प्लान है। और इस तरह से जो एप्टीट्यूड में MD कैट के हैं वो 30th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हैं, तो 30th ऑफ सितंबर तक जो है वो जा रहे हैं, उसे 1 मंथ में वो कंप्लीट हो रहे हैं। अब सबके डिफरेंट डेट्स आए हुए होंगे, ठीक है। तो मेन वही चीज़ है कि आप क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ें रहती थी इससे पहले भी चीज़ें थी और काफ़ी स्पीड अप में मैंने वो चीज़ों को कराया भी था, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें हमारे पास कोई मौका हो कि हम बिल्कुल ज़ीरो ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ चीज़ें आती हों। या वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम्स के बाद के लिए वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम्स के बाद हम करेंगे एप्टीट्यूड की तैयारी, तो एग्ज़ाम्स के बाद लॉकडाउन इम्पोज हो गया और पूरी कराची ही देखा जाए तो लॉकडाउन में चला गया। इसकी वजह से अब तैयारी के लिए अगर 9 अगस्त से खुलते भी हैं अगर इंस्टीट्यूट्स, तो फिर उस सूरत में तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त पड़ता नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटर के बाद एप्टीट्यूड करना था, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के लेक्चर में, दैट इज़ पंक्चुएशन, जो कि MD कैट और ECAT दोनों के लिए यकसा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अंदर। PMC का सिलेबस होता है, NED का सिलेबस नहीं होता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें स्पोर्टिंग एरर में आ जाता है NED के अंदर, और PMC के अंदर MD कैट में अलग से क्वेश्चन बन के आता है। लास्ट ईयर 2 साल 2 क्वेश्चन आए थे पंक्चुएशन के, 2019 में भी 2020 में भी, ठीक है। 2 मतलब आए थे क्वेश्चन। तो इस वाले से पंक्चुएशन बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। 1.5 घंटे में बल्कि 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली। तो पंक्चुएशन एक ऐसे टॉपिक है, क्लास 9 से हम इसको पढ़ते हुए आते हैं पंक्चुएशन के बारे में कि हाउ टू यूज़ पंक्चुएशन करेक्टली। तो पंक्चुएशंस होते हैं क्या है, ये सिंबल्स होते हैं जिसको हम अपने राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटलाइजेशन करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, हाइफन, डैश, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी, ये सारे हमारे पास पंक्चुएशन सिंबल्स कहलाते हैं ना। और इन सब को हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने राइटिंग्स के अंदर कुछ जब हम कुछ लिख रहे होते हैं। तो आज हमें यही जानना है 1 घंटे में कि आखिरकार की इन तमाम जो सिंबल्स हैं उनको एक्यूरेटली या करेक्टली किस तरह से हम राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कॉमा यूज़ करते हैं, कॉलन कहाँ लगाते हैं, सेमी कॉलन कहाँ लगाते हैं, हाइफन और डैश कहाँ लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी सिर्फ वो कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो आप सभी सिंबल आपने देखे हैं और आपको नाम भी पता है। यूजेज इसका जानना है कि क्या इस्तेमाल है। कुछ आसान से यूजेजेस हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों तरह के यूजेजेस हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाई पंक्चुएशंस आर नेसेसरी, पंक्चुएशंस क्यों नेसेसरी हैं, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, पंक्चुएशंस क्यों नेसेसरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं। उर्दू, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर ही पंक्चुएशंस जो है वो नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, उठो मत बैठो, अब ये डबल मीनिंग देता है जब तक हम इसके अंदर एक्यूरेटली कॉमा फिट ना कर दें। अब देखो ये 2 तरीके हैं, ये उठो मत बैठो ये हो सकता है, या उठो मत बैठो ये भी हो सकता है। दो तरह से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, या तो उठो मत बैठो या उठो मत बैठो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कॉमा कहाँ लगा रहे हैं। अब ये हो गया उठो पॉज मत बैठो, अब ये हो गया उठो मत पॉज बैठो, ठीक है। तो ये कॉमा से क्या होता है कि हमें मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिल जाता है। तो समटाइम्स हमें कुछ जगहों पर कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। इंग्लिश में अगर हम देखें, जैसे लेट्स ईट ग्रैंडमा, आए दादी को खाते हैं, तो ये तो अजीब सा हो गया ना। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे ना, दादी आए खाते हैं, अब ये सही है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। वरना तो लेट ईट्स ग्रैंडमा तो अजीब सा सेंटेंस है ना, आए दादी को अपने खाते हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि इस तरह से आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, मुझे अपने घर वालों को और अपने डॉग को पकाने में मज़ा आता है, इंस्पिरेशन मिलती है। ये तो अजीब सा जुमला है। तो आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, मतलब मुझे मुतासिर करती हैं कुकिंग, खाना पकाना, मेरे घर वाले और मेरा डॉग। उसका मतलब ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो अजीब सा सेंटेंस बनेगा, बहुत अजीब से मीनिंग के साथ। 3rd सेंटेंस है बहुत फेमस, अ वेमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। अच्छा, ये बड़ा इसमें अलग अलग जो है वो
जो है वो सेंटेंस हम लगा सकते हैं। अभी फिलहाल कोई मीनिंग नहीं है। अ वुमेन, देखो इस तरह से हो सकता है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, पहला जुमला, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है, पहला जुमला ये है कि यहाँ पर लाइक हस्बैंड और वाइफ कह रहे हैं कि अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, कि वाइफ अपने हस्बैंड के सिवा कुछ भी नहीं है, इज नथिंग। अब देखो, अब यहाँ देखो, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक औरत उसके बिना मर्द नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दोनों में से सेंटेंस, एक जगह आपको फीमेल सुप्रीमेसी मिल रही है, एक जगह आपको मेल सुप्रीमेसी मिल रही है जुमले में, ठीक है। अगर हम कॉमा यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक औरत, अच्छा डबल कॉमा पे, वन, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, एक तो ये है कि एक औरत, ठीक है, अपने मर्द के बिना कुछ नहीं, अधूरी, ठीक है। और दूसरा जुमला, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो देखो दोनों में अलग सेंस आ रहा है, ठीक है। एक में क्या आ रहा है, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, और अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो दोनों में सेंटेंस अलग आ रहा है। एक में ये आ रहा है कि औरत के लिए मर्द ज़रूरी है, एक में आ रहा है कि मर्द के लिए औरत ज़रूरी है। तो ये दोनों कॉमा की वजह से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे और सेंटेंस हैं जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कॉमा की वजह से अलग अलग मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जबकि जुमले में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मतलब वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए पंक्चुएशन जो है नेसेसरी होते हैं। ये एक बेसिक ऐसी बात बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को समझाने के लिए होता है कि पंक्चुएशन क्यों लगाते हैं। आपके लेवल में तो आपको पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन बेहद ज़रूरी होते हैं जब भी आपको राइटिंग वगैरह करें तो, ठीक है। अच्छा, पंक्चुएशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैपिटलाइजेशन, कि हाउ टू व्हेन एंड वेयर टू कैपिटलाइज अ वर्ड, कि जब कैपिटल कब करते हैं। तो कैपिटल करने के लिए हम कैपिटल लेटर हम कब इस्तेमाल करते हैं, इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सबको पता है। जुमले को शुरू करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे या फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, सो देन इट रिक्वायर्स अ फुल स्टॉप। सेकंड, अ पोइटिक लाइन, शायरी की पहली लाइन हमेशा, जब भी नज़म लिखी जाती है उसकी पहली लाइन हमेशा कैपिटल होती है, भले वो एक नया सेंटेंस ना हो। कभी कभार होता है ना जो नज़मों में कॉमे, लास्ट में कॉमा लगा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद नई लाइन जो स्टार्ट हो रही होती है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रही होती है। प्रोज में ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन पोइट्री में ऐसा पॉसिबल है कि हर नई लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, भले वो सेंटेंस का स्टार्टिंग ना हो, ठीक है, ये रूल है। थर्ड, रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। नरेशन के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनके अंदर का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, जबकि वो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा था वहाँ से, वो तो कॉमा से जुड़ा हुआ होता है ना। रिपोर्टिंग स्पीच के साथ तो वो कॉमा से जुड़ा होता है, उसके बावजूद वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड क्लॉज को। नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन एक बहुत बेसिक चीज़ होती है, आप जानते हैं, एनी स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। मेरा नाम, आपका नाम हमेशा कैपिटल, किसी भी कंट्री का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम हमेशा कैपिटल, किसी कंपनी का नाम, सैमसंग, नोकिया, ये सारे एप्पल, ये सब हमेशा कैपिटल। किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का या किसी जगह का ख़ास नाम, प्रॉपर नाउन, उसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्राइमरी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है, सिंपल बात है, याद रखना है ताकि रूल्स आगे हम यूज़ भी कर सकें। आई इज़ ऑलवेज कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल होगा, जुमले के शुरू में आए, बीच में, कहीं पे भी है, ऐसा ही होता है। आई मतलब मैं, आई से मुराद जब मैं लिखते हैं ना तो उसका आई हमेशा कैपिटल होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं जहाँ पर हमें देखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग माई बुक इज़ इनसाइड माई बैग, तो एम कैपिटल हुआ, स्टार्टिंग है सेंटेंस। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, तो यहाँ पर द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, ये कोई पोम की लाइन्स हैं। तो आप देखें, होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन नया लाइन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, तो टी कैपिटल यहाँ दिख रहा है आपको, तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट है, यहाँ कोई आप देख सकते हैं फुल स्टॉप नहीं है। यस, नज़मों में ऐसा पॉसिबल है। ही सेड टू मी प्रे फॉर माई फैमिली, अब यहाँ देखें आप, जो प्रे का पी है वो कैपिटल क्यों किया गया, चूँकि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है। जब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो फिर स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है। माई सिस्टर जहरा लिव्स इन इस्लामाबाद, जहरा का जेड इसलिए कैपिटल हो गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और इस्लामाबाद का आई भी इसलिए कैपिटल हुआ कि ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर, बहुत बेसिक बात थी, आई थिंक कोई डिस्कशन नहीं चाहिए इसके अंदर। क्लियर,
तो मसला घर पे लिख लोगे ना इसको, हो जाएगा। पिछला सारा काम कर लिया ना लॉकडाउन में, कम से कम ये तो किया होगा, काम तो कर लिया होगा पूरा पिछला, ठीक है। ये इतना भी नहीं किया तो टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मैंने स्लाइड्स मैंने सारे और कुछ बात से मांगा किसी ने नहीं मुझसे इतने टाइम में। अगर पहले से कर लिया था तो दैट्स ओके, नहीं किया था तो अच्छा वक्त था करने का। अब टाइम करने का नहीं, अब सिर्फ पढ़ने का टाइम है। अच्छा, कैपिटल लेटर और यूजेज देखें। डायरेक्शन एज एन एरिया नेम। डायरेक्शन होते हैं 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो डायरेक्शंस का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हम कैपिटल करते हैं। जैसे दिस इज़ द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। तो इस सेंटेंस में देखें साउथ का एस कैपिटल किया गया। तो जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो डायरेक्शंस का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट होता है, नॉर्थ का एन, साउथ का एस और ईस्ट का ई और वेस्ट का डब्ल्यू, दिस ऑल विल ऑलवेज रिमेन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर ऑफ एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का पहला लेटर, शॉर्ट फॉर्म का पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल होगा। जुमले के कहीं पे भी लिख दो आप उसको। डॉक्टर लिखना है तो डी हमेशा कैपिटल होगा डॉक्टर, लेकिन अगर पूरा डॉक्टर लिख रहे हो तो डी स्मॉल, DOCTOR लिख रहे हो तो डी स्मॉल, अगर DR डॉट लिख रहे हो तो फिर डी कैपिटल, बिकॉज ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। मिस्टर का M कैपिटल, मिसिस का M कैपिटल, गवर्नमेंट GOVT लिखोगे तो G कैपिटल। अच्छा, नंबर का NO जब लिखते हैं ना, सीरियल नंबर में NO डॉट भी लिखते हैं ना, तो N कैपिटल हमेशा। जूनियर अगर लिखना है तो JR लिखते हैं ना, वो अंग्रेज़ों के नाम में लगा होता है, JR लिखा होता है। SR सीनियर, JR जूनियर, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR लिखा होता है। तो बहुत सारे मशहूर लोग हैं अमेरिका में, JR लिखा हुआ है। जो जॉर्ज बुश जूनियर, तो वो एक प्रेसिडेंट थे, उनके फादर बुश सीनियर थे और जूनियर। तो वहाँ बाप बेटे में ये भी होता है ना कि जैसे एक बाप का नाम भी बुश है, बेटे का नाम भी बुश ही है, लेकिन एक को बुश सीनियर कहते हैं, एक को बुश जूनियर कहते हैं, या क्लिंटन सीनियर, क्लिंटन जूनियर, इस तरह से। तो JR होता है जूनियर, ठीक है। PROF प्रोफेसर, प्रोफेसर का P कैपिटल, ठीक है। तो जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं स्टार्टिंग लेटर कैपिटल जाता है, और बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पर बस मेंशन कर दिए। लेटर्स ऑफ एक्रोनिम दैट आर प्रॉपर फ्रेसेस। अच्छा, सेम वही चीज़ है, एक्रोनिम भी इसी को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को। PIA, ISI, USSR, USA, इन सब का भी, इनके तो सारी लेटर्स कैपिटल होते हैं। ज़रा समझना है मेरी एक बात को, समझो, एक बात समझ लें ज़रा मेरी, क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। एब्रीविएशन और एक्रोनिम और ये इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, ये एब्रीविएशन नहीं है, सॉरी, इसको एब्रीविएशन कहते नहीं है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो मैं इसको सही कर ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। डॉक्टर के शॉर्ट फॉर्म DR है, मिस्टर के शॉर्ट फॉर्म MR है, मिसेस के शॉर्ट फॉर्म MRS है, गवर्नमेंट के शॉर्ट फॉर्म GOVT है। उसके बाद एब्रीविएशन किसे कहते हैं? दिस ऑल आर एब्रीविएशंस। तो ये एक्रोनिम नहीं है, दीज आर एब्रीविएशन, ये गलती हो गई यहाँ पर। दीज आर एब्रीविएशन। PIA, ISI, USSR, USA, ये सारे एब्रीविएशंस हमारे पास हैं, ठीक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दीज ऑल आर एब्रीविएशंस। तो इन सब के भी सारे लेटर कैपिटल होते हैं। एब्रीविएशन के तो सारे कैपिटल होते हैं और शॉर्ट फॉर्म का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ऐसा ही ना, डॉक्टर का DR दोनों कैपिटल नहीं करते, सिर्फ D कैपिटल करते हैं, लेकिन इसके सारे कैपिटल होंगे। एक्रोनिम किसे कहते हैं? जब एक साथ साउंड, जब सारे एक साथ हम पढ़ लें। नेटो हो गया, जिस तरह से NATO, FIFA हो गया, FIFA, वापडा हो गया, WAPDA, तो ये इस तरह से पेप्को हो गया, पेमरा हो गया, बहुत सारे और हैं। तो ये एब्रीविएशंस हैं। अच्छा, एब्रीविएशन को लिखते हुए एक क्लासिकल मेथड होता है, ओल्ड मेथड, उसमें क्या करते हैं, डॉट्स लगाते हैं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के लिए। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है, डॉट के बिना भी लिखा जा सकता है। अगर आप USA U.S.A के बजाय सिर्फ USA भी लिख दो ना, तो मॉडर्न वे पर इट इज़ करेक्ट। पुराने वक्तों में डॉट्स लगाए जाते थे अल्फ़ाबेट्स के बीच में, अब बिना डॉट के लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। यस, कहीं पर भी आप डॉट लगाने लगा फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। समझ में आ गई बात? कैपिटलाइजेशन के रूल्स मैंने बताया, डायरेक्शन से पहले लगाएंगे, और एब्रीविएशन के पहला लेटर स्टार्टिंग होगा, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म का पहला लेटर स्टार्टिंग होगा, एब्रीविएशन के सारे लेटर्स कैपिटल होंगे, ठीक है। और इसका सिर्फ स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा। तो मसला
क्लियर? काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने को, मसला तो नहीं, आसान चीज़। आगे बढ़े। लेक्चर के PDF में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है, दे बोथ आर सेम। फुल स्टॉप और पीरियड, दैट इज डॉट। तो डॉट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जुमले के आखिर में किया जाता है। सिंपल, माई कज़न स्टडीज इन दिस यूनिवर्सिटी, फुल स्टॉप, क्योंकि जुमला खत्म हो गया। ऐसा ही है, जब भी सेंटेंस एंड होगा फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, बहुत बच्चों वाली बात। वी यूज़ पीरियड्स इन एब्रीविएशंस, एक्रोनिम। अभी मैंने आपको बताया कि एब्रीविएशन या एक्रोनिम जब हम लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल मैंने इससे पहले कैपिटल लेटर वाले उसमें बता दिया, USA ये सब में बता दिया ना, तो यहाँ नहीं लिख रहा। क्लियर? तो पहला तो सेंटेंस के एंड में, और दूसरा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हर अल्फ़ाबेट के बीच में डॉट ना भी लगाएं तो मॉडर्न मेथड फॉलो कर लें, तब भी काम बन जाएगा। क्लियर? बस फुल स्टॉप का ये इस्तेमाल है भाई, और कोई इस्तेमाल नहीं होता फुल स्टॉप इंग्लिश लैंग्वेज में। यही इस्तेमाल किया ना, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कहीं नहीं करते। वैसे नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में आखिरी में फुल स्टॉप लग रहा होता है, बट एब्रीविएशन में आप कहीं पे भी फुल स्टॉप, शॉर्ट मतलब एब्रीविएशन में आप कहीं पे भी ना लगाओ फुल स्टॉप तो कोई मसला नहीं है। जैसे डॉक्टर है ना, तो DR के बाद डॉट लगाया जाता है, लेकिन आप उसमें कहीं भी ना लगाओ मॉडर्न मेथड में, जो एब्रीविएशन है तो चलेगा। क्लियर? सेट है। क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई? जब कोई सवाल या जुमला होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। हैव यू ईटन डिनर? क्वेश्चन मार्क। कैन यू पास दिस पार्सल टू मी? क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर यू लाफिंग? क्वेश्चन मार्क। ये लिखना है क्या? भाई तो हर किसी को ही पता होगा यार, मतलब जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनने वाला ना इस क्लास में, उसको भी पता होगा कैसा होता है। जो नॉर्मल BS भी करेगा, BCom भी करेगा, उसको भी पता है ये फुल स्टॉप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। मतलब इसके लिए कोई ये नहीं कि बहुत क्वालिफाइड होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें। हाँ बच्चे पीछे क्या इसमें मसला है क्वेश्चन मार्क में? फिर कैसा मसला है? अच्छा ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं, अब मैंने कैलकुलेट लेक्चर बनाया है, एक दिन में एक ही लेक्चर होगा, 2 दिन नहीं लेके जा सकता। ठीक है, ज़रा जल्दी में करना है, टाइम है नहीं ज़्यादा। कुछ बच्चों का 30 अगस्त की डेट आई हुई है, अब उनको उससे पहले मुझे ख़त्म कराना ही कराना है। 30 अगस्त है किसी की, ये शिफा की शायद है। ठीक है, तो अब करना है ना 30 अगस्त से पहले कुछ भी करके, भले जो भी हो जाए। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टा आई, देखा है ना, मैथ्स में फैक्टोरियल है वैसे ही है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल हम यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पर वो मैथ्स के लिए पंक्चुएशन मार्क नहीं है वहाँ पर। वो मैथ्स के अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होते, वहाँ ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क सिर्फ जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बहुत सिंपल रूल है, सब पता होगा आपको। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन पता है, सडन फीलिंग को शो करने वाले वर्ड्स, हुर्रा, याहू, अलास, वाओ, ओ माई गॉड, इन सब के लास्ट में लगता है। जितने भी एक्शन वो इमोशन शोइंग वर्ड उनके लास्ट में लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सिंपल। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दोस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ व्हाट और हाउ। नरेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ फुलिश यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम। आप में से किसी को नहीं कह रहा, मतलब एग्जाम्पल है, हाउ फुलिश यू आर, व्हाट अ नाइस कार, तो इनके लास्ट में भी लगता है। तो व्हाट और हाउ से जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट हो तो उनके एंड में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। किया था, इसके नरेशन भी बनाया हमने इसका। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दुआइया जुमलों को भी आखिर में आते हैं, जिसमें दुआ, बद्दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, अरे यार ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र पाओ, लास्ट में आया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दुआ है। बद्दुआ भी हो सकती है, मे यू डाई सून, तब भी आएगा। मे यू गेट वेल सून, मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, हो सकता है। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो ये आ गया इसके लास्ट में भी, ये भी ऑप्टेटिव है, ये भी ऑप्टेटिव है, सही है। वुड दैट मतलब होता है काश, काश मैं अमीर होता। आई के साथ वर आता है, सब्जेक्टिव यूज़ है, इमेजिनरी पास्ट के लिए, सब बताया है मैंने। इन सब के लिए यार नरेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो काफ़ी डिटेल में बताया था। इंटर के सेकेंड ईयर की क्लास की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनसे नहीं पढ़ा कि सर हम तो यहाँ पर नहीं पढ़े सेकेंड ईयर, तो यार सारे लेक्चर्स मैंने रिकॉर्डेड डाले हुए, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख लो।
डिटेल में 700 से ऊपर लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने एक एक चीज़ के ऊपर एक एक घंटा बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइम चुके नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तैयारी कंप्लीट करानी है। आपको मेहनत घर पे करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। मैंने वेरी फर्स्ट डे से मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर इंटरजेक्शन को ज़रा बता दें। अच्छा मैं बोलो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रोफेसर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सारा सर बता दे एक बार थोड़ा थोड़ा करके, तो ये कोई वो वाली बात नहीं है, ये मैं नहीं बताऊँगा, चूँकि एक अच्छा जुमला ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात। पहला क्या इंटरजेक्शन में, दूसरा व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तीसरा ऑपरेटिव सेंटेंस के लिए इसमें दुआ या ख्वाहिश का इज़हार किया जाए। दुआ में से स्टार्ट होता है और ख्वाहिश वुड दैट से स्टार्ट होता है। क्लियर? और कुछ मसला, आगे बढ़े? क्लियर? कॉमा का इस्तेमाल मुश्किल है, बस कॉमा में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, कॉमा के अलावा बाकी सारे आसान है, कॉमा बहुत सरदर्द है। ये आ गया कॉमा, ठीक है। अरे यार अच्छा, कॉमा का इस्तेमाल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कॉमा कहाँ इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ये डिटेल है, इसमें थोड़ा टाइम लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, थोड़ा समझना है, ये जो कि शायद आपको समझ में ना आए। कॉमा, अच्छा एक कॉमा हमारे पास होता है जिसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, मतलब कॉमा ही है लेकिन उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहा जाता है, जो सबसे कॉमन है, सबसे बेसिक है, ठीक है। और वो इसका इस्तेमाल मैं यहाँ फर्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। बिटवीन वर्ड्स के बीच में इस्तेमाल किया जाता है कॉमा, है ना भाई, जब एक लिस्ट लिख रहे होते हैं। यू, ही एंड आई अबाउट बुक्स, पेंसिल्स एंड चेयर्स, मतलब तुमने, उसने और मैंने खरीदे किताबें, पेंसिल और कुर्सियाँ। अब याद देखो, यू, ही एंड आई, इनमें कॉमा इस्तेमाल किया गया, यू से पहले, यू में के बाद, ही के बाद किया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा रूल होता है, अमेरिकन ब्रिटिश का फ़र्क होता है, ज़रा समझ लीजिएगा। एंड से पहले वाला कॉमा अमेरिकन यूज़ करते हैं, ब्रिटिश नहीं करते। ब्रिटिश एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते, अमेरिकन लगाते हैं, तो ये डिपेंड करता है यूएस एंड वो। तो यहाँ पर मैं यूएस रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई आई एम पुटिंग अ कॉमा बिफोर दिस एंड। इसके बिना भी बन सकता है अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें। हमारी किताबों में कभी भी एंड से पहले कॉमा नहीं देखा होगा आपने 9, 10 इंटर में, क्योंकि वो सारा ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन अमेरिकन बुक्स में लिखा होता है सब में एंड से पहले। बचपन में जो आपने किताबें पढ़ी 1 से लेकर 8 तक, वो सारी अमेरिकन इंग्लिश में थी। 1 से 8 तक की किताब उठाओगे, एंड से पहले कॉमा होगा। 9 से सेकेंडरी तक जो किताब पढ़ी है वो आपने पढ़ी है सिंटेक्स्ट की, वो ब्रिटिश इंग्लिश पर है, उसमें कहीं पर भी एंड से पहले कॉमा नहीं होगा। और एप्टीट्यूड की जो इंग्लिश होती है वो अमेरिकन इंग्लिश से बनती है, यूएस से, वो ब्रिटिश फॉलो नहीं करते हैं, वो यूएस फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यूएस स्टैंडर्ड फॉलो किया, ईकेट, एमडीकेट दोनों में यूएस, क्योंकि ज़्यादातर वो वेबसाइट से, हमारे यहाँ तो यही होता है यार कराची में कि वेबसाइट से क्वेश्चंस को उठा रहे होते हैं इधर उधर से, और वेबसाइट सारे अंग्रेज़ों ने बनाई है ज़्यादातर वेबसाइट्स को, तो जो क्वेश्चन उठाते हैं ईकेट, एमडीकेट वाले इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, बाकी तो केमिस्ट्री वगैरह का तो डायरेक्ट बुक से निकाल देते हैं, लेकिन इंग्लिश के चूँकि कोई कोर्स, इंग्लिश की ग्रामर की बुक किसी भी बोर्ड में नहीं है, ग्रामर की बुक तो पढ़ी नहीं ना 9 से लेकर हमने सेकेंडरी तक, तो अब बुक से तो निकाल नहीं सकते ग्रामर कहीं से भी, तो फिर वो क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू क्वेश्चंस को निकाल रहे होते हैं। आप किसी भी पास पेपर का सवाल उठाओ, ई कैट का, एमडी कैट का, और आप उसको इंटरनेट गूगल पर लिखो, किसी न किसी अंग्रेज़ की वेबसाइट पर दिख जाएगा वो सवाल आप, और उसमें जैक, जिल, बिल, थॉमस, पॉल, ये सब इसलिए तो आ रहा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो रहा होता है वहाँ से, लेकिन किस वेबसाइट से हो रहा होता है ये आपको नहीं पता, जो कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी अमेरिकन से बनाई हैं, इसलिए वो सारे अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हुए टेस्ट बना रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत कम ऐसा होता है कि खुद क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएँ, मैं खुद भी ऐसा नहीं करता, यहाँ प्रैक्टिस में बस कॉपी किया, इतने सारे अंग्रेज़ों ने बनाए, मैं पेस्ट कर दिया, बात ख़त्म। कौन लिखेगा पूरे सारे बैठ के इतने सारे? तो यू, ही एंड आई अबाउट बुक्स, पेंसिल्स एंड चेयर्स, समझ गए? तो मतलब वर्ड्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। बिटवीन फ्रेसेस, फ्रेसेस के बीच में भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स के बीच में हो। फ्रेज किसे कहते हैं भाई? व्हाट इज़ द फ्रेज, जल्दी बताओ फास्ट। यस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, या पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का छोटा सा टुकड़ा, वो कहलाता है फ्रेज। फ्रेज के बीच में भी हम लगाते हैं, देखो जरा, व्हाइल गोइंग टू स्कूल, हैविंग अ बंडल ऑफ बुक्स ऑन हिज हेड, लुकिंग एट द स्काई एंड चूइंग अ गम इन हिज माउथ, ही स्लिप्ड। देखिए बहुत सारे फ्रेजेस जुड़े गए। जब वो स्कूल जा रहा था, उसने बंडल ऑफ बुक्स अपने सर पर रखा था, आसमान की तरफ देख रहा था, च्युइंगम चिबा रहा था अपने मुंह में, ही स्लिप्ड, और वो स्लिप कर गया। फिर अब देखो इतने सारे, ये सब पार्ट ऑफ सेंटेंस दिख रहे हैं हर कॉमा से पहले। व्हाइल गोइंग टू स्कूल एक फ्रेज, हैविंग अ बंडल ऑफ बुक्स ऑन हिज हेड ये दूसरा फ्रेज,
लुकिंग एट द स्काई तीसरा फ्रेज, एंड चूइंग अ गम इन हिज माउथ नेक्स्ट फ्रेज है, ही स्लिप्ड, वो गिर गया। तो ना सिर्फ वर्ड्स के बीच में हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं बल्कि फ्रेज के बीच में भी हम कॉमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे पैरेलल स्ट्रक्चर में बताया था, ही लाइक्स टू रीड कॉमा टू स्लीप कॉमा टू रन कॉमा एंड टू वॉच टीवी। ऐसा होता है ना भाई, ये सारे वर्ड्स नहीं है, सब फ्रेजेस आ रहे हैं बीच में, ठीक है, क्लियर। तो वर्ड्स के बीच में भी और फ्रेज को भी सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। वर्ड्स को तो पता ही था, फ्रेज का भी याद रखें। आगे बढ़े, हाँ बच्चों बढ़े, समझ में तो आ गया ना। एग्जाम्पल आप घर पे भी जाकर लिख सकते हैं उसको पूरा पूरा, ठीक है। अच्छा, कॉमा का एक और इस्तेमाल है बड़ा बेसिक सा, ये भी आप जानते होंगे, SVOCA ऑर्डर के बीच में कॉमा इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज SVOCA ऑर्डर? देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट जुमले में, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास, जिसको एक्स्ट्रा वर्ड आप बोलते हैं, लास्ट में एडवर्ब होता है, एडवर्बियल क्लॉज कोई होता है। वैसे नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बहुत सारे जुमले बन जाते हैं, लेकिन साथ में कभी कभार कॉम्प्लीमेंट भी होता है और कॉम्प्लीमेंट के साथ एडवर्ब भी लगा होता है, जो बड़े जुमले होते हैं, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, देन एडवर्बियल फ्रेज। जैसे असलम एंड अकरम बाउट बुक्स फ्रॉम द मार्केट नियर देयर हाउस इन द कॉलोनी। तो असलम एंड अकरम, दिस इज एक्चुअली व्हाट? सब्जेक्ट, बाउट, दिस इज द वर्ब, बुक्स, दिस इज द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नियर देयर हाउस इन द कॉलोनी, ये नियर एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये पूरा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। तो ये पूरे जुमले को मैंने ब्रेक किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। तो ये छोटे छोटे जुमले तो स्कूल में बनाते थे बचपन में, लेकिन बड़े जुमले भी आपने बड़े देखे, तो वो उसमें आगे फिर कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल क्लॉज लगा हुआ होता है। अच्छा, अगर इसी पैटर्न पे अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो कोई कॉमा की नीड नहीं है, कहीं नहीं लगा हुआ कॉमा। लेकिन अगर ये पैटर्न अगर आप डिस्टर्ब कर दो, आगे पीछे कर दो, तो फिर कॉमा लग जाता है। जैसे सिंपल है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, टुडे एडवर्ब लग रहा है आखिर में। अगर आप इस टुडे को पहले लगा दो, अगर टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टुडे कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा होता है ना। करंटली कॉमा आई एम स्टडिंग इन क्लास 9, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, जैसे नियर देयर हाउस इन द कॉलोनी असलम एंड अकरम बाउट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, यही ऊपर वाला जुमला देखो, कौन कॉमा लगा है, समझ में आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी का एडवर्बियल क्लॉज था ना, वो मैंने शुरू में लगा दिया। इन द इवनिंग ऑफ टुमारो ही विल अटेंड अ सेरेमनी, तो यहाँ पर ही विल अटेंड अ सेरेमनी के बाद जो कॉम्प्लीमेंट था वो क्या हो गया? शुरू में आ गया, इन द इवनिंग ऑफ टुमारो। तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉमा लगाना पड़ा। नीचे देखो, असलम माई कॉलेज फेलो इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, होना क्या चाहिए? माई कॉलेज फेलो असलम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर असलम को पहले लिख दिया, तो फिर यहाँ दोनों जगह पर हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या तरीका है भाई कि अगर इस पैटर्न पे अगर चेंजिंग आ जाए, ये पैटर्न जो लिखा हुआ है अगर इसमें अगर रैंडम हो जाए, कोई वर्ड पहले आ जाए, तो फिर कॉमा लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह के बारे में भी बता रहा था, आगे एक और बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है भी। अच्छा, कॉमा इज यूज्ड इन टैग क्वेश्चन, कॉमा को टैग क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टैग क्वेश्चन किसे कहते हैं? 3 टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक हमारे पास होता है इंटरोगेटिव, एक हमारे पास होता है इंटरोगेटिव 3 तरह के होते हैं, एक होता है कन्फर्मेटरी, एक होता है इन्फॉर्मेटरी और एक होता है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन जब हम लिखते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, टैगिंग किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है कन्फर्मेटरी क्वेश्चन, हैव यू ईटन डिनर, जिसका जवाब आप यस या नो में देते हो। एक होता है इन्फॉर्मेटरी, WH टाइप से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन डिड यू बॉर्न, व्हाई आर यू लाफिंग, हु आर यू, हाउ आर यू, ये सारे सेंटेंस, इनके जवाब में यस या नो नहीं देंगे, बल्कि यू हैव टू डिलीवर सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तीसरा जो टाइप होता है वो हमारे पास टैग क्वेश्चन होता है। टैग किसे कहते हैं? टैग का मतलब होता है ना कि पलट कर पूछना, टैग क्वेश्चन बता रहा हो। देखो, एक चीज़ होती है, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैगिंग फ़ोटो ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे फलाना फलाना हैशटैग द फोटो विद दिस एंड 49 अदर्स, अब वो इस तरह से टैग कर देते हैं। वो गुस्सा भी बहुत आता है जब कोई टैग कर देता है, तो जो जब कमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, पता लगा भैया टैग फोटो पे आ रहा है, तो गुस्सा भी लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक हो,
तो वह देख बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नया चलो प्रोफाइल पिक्चर लगाया तो भाई 49 अदर के साथ टैग कर दे, लाइक फिर भी भाई 4 आ रहा है, ठीक है। वो 50 बंदों को टैग किया लेकिन फिर भी लाइक 4, लोग उससे में और नहीं करते टैग में, मैं बता रहा हूँ, ये सिग्मा रूल है, ठीक है, टैग मत मारो। अच्छा देखो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक फ़ोटो पिक्चर जो है वो आपने अपने टाइमलाइन पर अपलोड कर दिया किसी ने, ठीक है, हो गई, अब दिख जाएगी सबको न्यूज़ फीड में, सिंपल सी बात है, आपने अपलोड कर दिया तो दिख ही जाना है ना भाई, कोई भी न्यूज़ फीड में जाकर दिख जाएगा। लेकिन हम ज़बरदस्ती दिखाना चाहते हैं फ़ोटो, तो हम क्या करते हैं उसमें टैग करते हैं कि भाई दिखा देखो इस फोटो को। तो टैग से मुराद क्या है कि किसी को टैग कर रहे हैं, उसके वॉल पे चिपका देते हैं जाकर कि भाई ये लो फोटो। तो अब इसमें सेम यही चीज़ यहाँ पर सवाल चिपकाया जाता है, ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी सवाल पूछा जाता है, टैग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जवाब अच्छा नॉर्मली क्या होता है, सवाल पूछकर जवाब दिया जाता है, यहाँ उल्टा है, जवाब बताकर सवाल पूछते हैं। टुडे इज़ वेरी हॉट इजंट इट, ये है टैग क्वेश्चन। यार आज बहुत गर्मी है, क्या नहीं है गर्मी, वो बता तो दिया आज बहुत गर्मी है, फिर पूछ रहे हैं उल्टा पलट के इजंट इट, पढ़ा इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो यही तो होता है टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग कर देते हैं क्वेश्चन आप पर, ज़रूरत नहीं होती जबकि उसकी। तो टुडे इज़ वेरी हॉट, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये रहा कॉमा का इस्तेमाल। अब उसके बाद लिखेंगे हम इजंट इट, ये तो ये बस यहाँ ये अफर्मेटिव है, ये इंटरोगेटिव आ रहा होता है एंड में। इस तरह बहुत सारे जुमले, यू आर माई स्टूडेंट आरंट यू, आई एम योर टीचर एमंट आई, ऐसे लिखते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं। यू आर इन द पार्टी वरंट यू, इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन ये हमारे मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉमा टैग क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव से अलग करने के लिए। क्लियर, आगे बात समझ में। तो 3 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, टैग क्वेश्चन इज द थर्ड टाइप। आगे बढ़े, स्लाइड आगे बढ़ाओ। अच्छा वो जो मैं आपको क्लॉज का बता रहा था ना, थोड़ा सा शायद कुछ स्टूडेंट्स थे शुरू में नहीं थे या उन्होंने क्लॉज की क्लास नहीं लिया है, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ ताकि आगे का चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने बताया कॉमा थोड़ा सा समझ लो दिमाग लगा के, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सारे पंक्चुएशन मार्क इजली हो जाए, कॉमा समझ लो। सेंटेंस, अब सेंटेंस जो है ना, दिस इज एक्चुअली सेंटेंस। सेंटेंस असल में 2 तरह के हमारे पास होते हैं अगर हम क्लॉज के लिहाज से बात किया जाए। एक हमारे पास होता है मोनोक्लॉज्ड सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट क्लॉज कहलाता है, ठीक है। और मल्टी क्लॉज सेंटेंस, मल्टी क्लॉज मतलब जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो। मोनोक्लॉज सेंटेंस एक क्लॉज वाला और एक से ज़्यादा क्लॉज वाला, समझना है स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ठीक है। हिज नेम इज़ अरशद, सिंगल क्लॉज है। अच्छा एक क्लॉज में एक वर्ब लाजमी होता है, अगर वर्ब चेंज हो रहा है तो भी क्लॉज चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखो ये एक वर्ब आया है सिर्फ, हिज नेम इज़ अरशद, स्टेट वर्ब आ गया तो ये एक क्लॉज है। माई फादर इज़ वर्किंग इन अ फ्लोर मिल, सिंगल क्लॉज क्योंकि एक वर्ब आ रहा है। ही डिसाइडेड टू गो टू किल द स्नेक, तो यहाँ पर डिसाइडेड यहाँ पर आ रहा है, बाकी जो भी आ रहा है ना टू गो और ये किल, ये इन्फिनिटिव है, इसको हम वर्ब नहीं कहते हैं, टू गो और टू किल, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव कहलाते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जो मेन वर्ब होता है ना वो डिसाइड होता है, ऐसे है ना, आई वॉन्ट टू किल हिम, ये वर्ब क्या है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू किल हिम, वर्ब क्या है यहाँ पर, वॉन्ट है, किल वर्ब नहीं है। अगर इसका अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बताना हो तो आई एम वॉन्टिंग टू किल हिम, ऐसे ही बनेगा ना, आई वॉन्ट टू किल हिम तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को छेड़ती नहीं, वो इन्फिनिटिव है। तो ये नहीं समझना कि सर ये गो भी आ गया किल भी आ गया, सर ये तो अलग अलग वर्ब हो गया तो क्लॉज चेंज हो गए, नहीं, टू के साथ आया तो वो क्लॉज चेंज नहीं करता, वो इन्फिनिटिव बनता है। डिसाइडेड यहाँ पर मेन वर्ब है, सही है। तो ये सारे मोनो क्लॉज सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज वाले। अब आ जाओ मल्टी क्लॉज सेंटेंस की तरफ, जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे। हिज नेम इज़ अरशद एंड ही वर्क्स हेयर, डबल वर्ब आ रहा है, इज़ यहाँ पर और यहाँ पर वर्क्स, उसका नाम अरशद है और वो यहाँ काम करता है, ये मल्टी क्लॉज है, 2 क्लॉज आ रहे हैं। वाइल आई वॉज रनिंग आई स्लिप्ड इन द वे, एक रनिंग और एक स्लिप्ड, 2 वर्ब आ गए, मल्टी क्लॉज्ड। ही इफ़ ही प्लेस वेल ही कैन विन, अगर वो अच्छा खेलता है तो वो जीतेगा या जीत सकता है, तो यहाँ पर प्लेस और विन आ गया, मल्टी क्लॉज सेंटेंस। समझ में आ गई बात, मोनो क्लॉज्ड और मल्टी क्लॉज। अब मल्टी क्लॉज के अंदर फिर फर्दर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं सेंटेंस,
मल्टी क्लॉज के अंदर 3 टाइप है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बचपन से बच्चों की ये बात परेशान करती है कि ये होता क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हम भी पढ़ते थे, हमें समझ में नहीं आता था क्लॉज में अलग अलग। तो बहुत बेसिक्स है, ज़रा समझना है उसको। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, अच्छा इसके लिए थोड़ा सा ये भी समझो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने पहले से बताया, बस इसलिए स्लाइड नहीं डाली। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अकेले अपने मुकम्मल मायने दे दे, ऐसा ही है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो आज़ाद होता है, अकेले अपने मुकम्मल मायने देता है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो डिपेंड कर रहा होता है, जो अकेले मुकम्मल मायने नहीं देता। ठीक है, अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में जुड़ रहे हैं, दोनों के अपने अपने मुकम्मल मायने अलग अलग हैं, तो फिर वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। 2 क्लॉज मिलने और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अकेले अपने मुकम्मल मायने देते हैं। जैसे हिज नेम इज अरशद एंड ही वर्क्स हियर, ही वर्क्स हियर मुकम्मल मायने, हिज नेम इज अरशद मुकम्मल मायने। जब ये दोनों जुड़ेंगे अगर, तो फिर तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, है ना भाई। कंपाउंड मतलब 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन। वी आर स्टडिंग वाइल द फैन इज़ वर्किंग, जब पंखा चल रहा है तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग एक क्लॉज कंप्लीट मायने, द फैन इज़ वर्किंग दूसरा क्लॉज कंप्लीट मायने। ये वाई नहीं होता, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव। आई रियली वॉन्ट टू गो टू वर्क कंप्लीट क्लॉज है, मुकम्मल मायने है, इंडिपेंडेंट है, बट से जोड़ा है उसको, कंजंक्शन है। आई एम टू सिक टू ड्राइव, ये भी मुकम्मल मायने दे रहा है, मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मुकम्मल मायने। ठीक है, आई थिंक आई विल बाय द रेड कार, मुझे लगता है मैं खरीदूंगा वो लाल गाड़ी। और या अब अगला क्लॉज, आई विल लीज द ब्लू वन, या ब्लू वाली गाड़ी को मैं लीज करवा दूंगा। तो ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। बात समझे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये वही वाला जुमला है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले ये एक है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, और मरीज मर चुका था ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और डॉक्टर के आने से पहले ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो और जुमले देखो यहाँ पर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। दो ही वॉज वेरी रिच ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, अगरचे वो बहुत अमीर था तो वो अब भी नाखुश था। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर अगरचे वो बहुत अमीर था, ये डिपेंडेंट है, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, ये इंडिपेंडेंट है। एज जीन्स चेंज ओवर टाइम एवोल्यूशन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे जीन्स तब्दील होते रहती हैं वक्त के साथ साथ, ये यहाँ पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है, एवोल्यूशन प्रोग्रेसेस, इर्तिका आगे बढ़ता है। आफ्टर द टॉर्नेडो हिट देयर वॉज वेरी लिटिल लेफ्ट स्टैंडिंग, जब टॉर्नेडो ने हिट कर दिया उसके बाद, ये हो गया कौन सा क्लॉज, कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट। देयर वॉज वेरी लिटिल लेफ्ट स्टैंडिंग, कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर, ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट। तो ये सारे जो जुमले लिखे मैंने यहाँ पर, जितने सेंटेंस दिख रहे हैं, ये सारे कौन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, उसमें भी कंजंक्शन लगे हुए। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं, बट थोड़ा समझ लो, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो फिर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। 2 डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट हो तो फिर वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे सारा क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक बट इट सून गॉट बेटर, सारा क्राइड, सारा रोई, तो ये हमारे पास ये हो गया यहाँ पर इंडिपेंडेंट। व्हेन हर कैट गॉट सिक, जब उसकी बिल्ली बीमार पड़ी, ये हो गया हमारे पास कौन सा, डिपेंडेंट। बट इट सून गॉट बेटर, वो जल्दी बेहतर हो गई है, फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। बहुत रेयर है, कम से कम ये 2 याद रखें कि भाई कंपाउंड क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। बस नीचे वाला मसला नहीं आता नहीं है पेपर में। हाँ, ये कॉमा रूल अभी मैं बताऊंगा आपको ना, ये रूल नहीं बता रहा अभी मैं कॉमा नहीं सिखा रहा आपको स्लाइड में। स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस के टाइप्स। तो सेंटेंस 2 तरह के हैं, मोनोसिलेबल्ड, मल्टी सिलेबल्ड। मोनोसिलेबल में कोई टाइप नहीं है, मल्टी सिलेबल में 2 टाइप समझ लो आप, ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कॉम्प्लेक्स जिसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। क्लियर है?
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है पता लग गया? तो मसला ये चीज़ें आप करोगे तो सेंटेंस कंप्लीशन का सवाल कर पाओगे ई कैट में और एमडी कैट दोनों में। चलिए आगे बढ़े, स्लाइड आगे बढ़ाओ, समझ में आ गया ना? टाइम क्या हो रहा है भाई? 1:45, आधा घंटा। आगे बढ़े, अच्छा कॉमा आप देखो, आप कॉमा कहाँ लगाते हैं? जैसे अभी पूछा गया ना कि भाई वाइल से पहले क्यों आएगा, तो अब मैं कॉमा को रूल बता देता हूँ कि कॉमा बिटवीन क्लॉज के बीच में कॉमा हम कब कब लगाते हैं। देखो कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बता दिया क्या होता है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह पहले हो गए। अगर कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा तो वहाँ पर कॉमा लगाने के लिए क्या रूल्स हैं, यहाँ पर ये मैं बताता हूँ कि a comma splice occurs when 2 independent clauses are incorrectly joined by comma to make one sentence. To avoid comma splices, you first need to know the rules. There are 3 ways to conjoin 2 independent clauses in a compound sentence. 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 3 तरीके से हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ में जोड़ सकते हैं। 3 तरीके से 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में जुड़ते हैं 3 तरीके से। तो पहला तरीका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों तरह समझना है। पहला रन ऑन सेंटेंस रूल। रन ऑन सेंटेंसेस किसे कहते हैं? जो इस तरह से क्लॉजेस को जोड़कर चल रहे होते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू फैन बॉयज़, अगर फैन बॉयज़ वाले हमारे पास कंजंक्शन आ गए, जिनको फैन बॉयज़ कंजंक्शंस जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं फैन बॉयज़। इसके लिए कंजंक्शन का टॉपिक है, वो भी मैंने वो लेक्चर आप मेरा घर जाकर देखना, वो देख लेना, डिटेल टॉपिक कंजंक्शन पर। थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। कंजंक्शन तो उस क्लॉजेस को जोड़ते हैं, बहुत किस्म के होते हैं। उसमें से एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कहलाता है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ क्यों कहते हैं? फैन बॉयज़ इज एक्चुअली इज़ अ निमोनिक। फैन बॉयज़ एक निमोनिक है। F for, A for and, N for not, B for but, O for or, Y for yet और S for so। फॉर एंड नॉट बट और येट सो, इसको बोलते हैं फैन बॉयज़ ग्रामर में। तो FANBOYS, फैन बॉयज़ से मुराद यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है ये इन तमाम वर्ड्स की। तो फैन बॉयज़ कंजंक्शन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर उस तरह से अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में अगर जुड़ रहे हों, जैसे आई एम टाइपिंग एन एसे एंड माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो आपने देखा कि एंड से पहले फिर कॉमा लगाया जाएगा लाजमी, 100%। अमेरिकन भी लगाते हैं, ब्रिटिश भी लगाते हैं। ये वो वाला एंड नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं है, याद रखना, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं है। जैसे आई हैव अ कैट कॉमा अ डॉग एंड अ हॉर्स, यहाँ पर एंड से पहले कॉमा लगाना नहीं लगाना अमेरिकन ब्रिटिश का मसला है, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा है। बट यहाँ पर अमेरिकन क्या हो, चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो, सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कॉमा का इस्तेमाल है? अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज फैन बॉयज़ कंजंक्शन से जुड़ रहे हो तो फैन बॉयज़ कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाया जाएगा। क्लियर? तो आई एम टाइपिंग एन एसे कॉमा एंड माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये कॉमा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है रन ऑन सेंटेंसेज रूल्स रिलेटेड टू कंजंक्टिव एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब्स के थ्रू भी जोड़ा जा सकता है सेंटेंस को, फैन बॉयज़ के अलावा भी जोड़ा जा सकता है। वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो आगे मैं आपको दिखा रहा भी, यहाँ पर देख लेना थोड़ा। ये हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, पीछे सॉरी, ये रहा। हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, नॉनदलेस, नेवरदलेस, मोरओवर, इन फैक्ट, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, ये सारे हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। इनसे भी हम जोड़ सकते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। एग्जाम्पल देखें, आई सपोर्टेड हिम, however my brother considered him his enemy। मैंने उसको सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। however, ये एडवर्ब आया, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं आया, तो मैंने बताया उसी लिस्ट में से निकाला है। my brother considered him his enemy, मेरा भाई उससे समझता था उसका दुश्मन, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, अब यहाँ देखो, however के बाद कॉमा आया,
हाउएवर के बाद कॉमा आया, और हाउएवर से पहले यहाँ पर आएगा सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन के रूल में भी रिपीट हो जाएगा जाकर। अगर जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब्स को इस्तेमाल करके दो क्लॉज को जोड़ रहे हो, वो लिस्ट मैंने बता दी, रट लेना, तो उसमें क्या है कि कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमी कॉलन और उसके बाद कॉमा। तो आई सपोर्टेड हिम सेमी कॉलन, हाउएवर कॉमा माई ब्रदर कंसिडर्ड हिम हिज एनिमी। तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं सेमी कॉलन, तो यहाँ इस्तेमाल होते हैं सेमी कॉलन। अब घर पे किताबें उठाना, यहीं पर लगा हुआ होता है हर जगह पर, ठीक है। द यूजेज ऑफ ओनली सेमी कॉलन व्हेन फैन बॉयज और कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर एब्सेंट। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं और ना कोई कंजंक्शन लगाते हैं ना कोई एडवर्ब लगाते हैं, दोनों के बिना कर देते हैं। तीसरा तरीका, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ सेमी कॉलन लगा के काम बन जाता है। देखो, आई सपोर्टेड हिम, ही वॉज माई यूनिवर्सिटी फेलो। होना क्या चाहिए था, आई सपोर्टेड हिम फॉर, क्योंकि ही वॉज माई यूनिवर्सिटी फेलो होना चाहिए ना, कि मैंने उसको सपोर्ट किया था। फॉर मतलब क्योंकि वो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था, नहीं लगा हुआ फॉर। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ना कोई कंजंक्शन ना कोई एडवर्ब, तो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेमी कॉलन लगाया। आई सपोर्टेड हिम सेमी कॉलन, ही वॉज माई यूनिवर्सिटी फेलो। तो तीन तरीके से इसको देखना है, किस तीन तरीके से जुड़ते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। पहला तरीका फैन बॉयज से, दूसरा तरीका कहना कंजंक्टिव एडवर्ब, तीसरा तरीका जब हम सिर्फ सेमी कॉलन से जोड़ दें। ये बहुत एडवांस ग्रामर है, ठीक है, इसको समझना है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ कॉमा इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द क्लॉज। वो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चे, ऑर्डर ऑफ क्लॉज पर बेस करता है। ये मैं नहीं पढ़ रहा यहाँ कुछ भी, छोड़ दो उसको। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, याद है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, इंडिपेंडेंट बाद में है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख दो तो फिर कॉमा आ जाता है। बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा द पेशेंट हैड डाइड। ये वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, पढ़ नहीं रहा मैं इसको, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला मामला है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये देख लेते हैं बस कि डिपेंडेंट अगर पहले आ जाए, अगर इंडिपेंडेंट पहले आ जाए डिपेंडेंट है तो कॉमा लगाएंगे, अगर नहीं आए तो कॉमा नहीं लगाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कोई कॉमा जुमले में कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। बट बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, अब कॉमा लगेगा बिफोर द डॉक्टर केम के बाद। समझ में आई बात? ये टेंसेस में तो पढ़ा हुआ है ना इसको। कंडीशनल में लगा लो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये है ना कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, यू विल सक्सीड, ये है इंडिपेंडेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट। अगर आप डिपेंडेंट पहले लगा लो, यू विल वर्क हार्ड, सॉरी यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, कोई कॉमा नहीं चाहिए। बट इसका उल्टा करो, इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। ये कॉमा क्या क्यों आ रहा है, चूंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जा रहे इंडिपेंडेंट से, यही चीज़ लिखी हुई है। कोई मसला सही है ना भाई? चीज़ें पता है आपको पहले से, मैं जस्ट उसको एक जगह पर लगा रहा हूँ रूल्स को। तो कंजंक्शन एक यतीम पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पाकिस्तान में, कोई नहीं पढ़ाता, ना पढ़ता है कुछ। नाउन प्रोनाउन तक तो पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव वर्ब, जहाँ नीचे आते हैं कंजंक्शन, चलो भाई अल्लाह हाफिज़, टेंस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही होता है। तो कंजंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें फिर कंजंक्शन को पढ़ने के लिए आपको पहले टेंसेज आने चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, फिर आप कंजंक्शन को पढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे। और मैं कि कॉमा कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं करना, इस वाले रूल पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, घर पे उसको आप सही से उसको लिख लेना, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया, ख़त्म, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सरसाइज है, देखो बच्चे जुमले देखो, अब क्लॉज को देखो कैसे कैसे जोड़ना, जो कुछ अभी बताया उसकी समरी देखो। ही किक द बॉल फुल स्टॉप, ही स्कोर्ड अ गोल। दो अलग अलग लगे हुए इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप के साथ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। और देखो, ही किक द बॉल एंड ही स्कोर्ड अ गोल, इनकरेक्ट है। पता है क्यों इनकरेक्ट है? एंड से पहले तो कॉमा इसमें आएगा, ठीक है, एंड से पहले तो इसके अंदर कॉमा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जुमला सही है, ही किक द बॉल कॉमा एंड ही स्कोर्ड अ गोल, क्लियर है? अभी यहाँ कॉमा नहीं था तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ही किक द बॉल कॉमा ही स्कोर्ड अ गोल, इनकरेक्ट। यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं और बीच में कोई फैन बॉयज या कोई एडवर्ब नहीं लगा रहे, तो फिर आपको ज़रूरी है सेमी कॉलन लगाना, ठीक है। ही किक द बॉल सेमी कॉलन ही स्कोर्ड अ गोल, करेक्ट है ये। ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, ये भी करेक्ट है।
क्योंकि हमने यहाँ ही को हटा ही दिया, तो ये एक तरह से दो वर्ब एक साथ जुड़ रहे हैं। ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल, ये सिंपल रन ऑन सेंटेंस एक साथ चल रहा है। अगर ही भी लगा देते तो दो अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा समझना है, क्लॉज जो होता है, एक क्लॉज जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का होना ज़रूरी है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ देखो सब्जेक्ट और वर्ब है तभी तो क्लॉज है, क्या यहाँ पर सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ है इसका, तो ये कोई क्लॉज नहीं है, ये पिछले सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ही किक द बॉल एंड स्कोर्ड अ गोल। और ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत कम ऐसे बोलते हैं ही किक द बॉल एंड ही स्कोर्ड अ गोल। ही किक्ड, अच्छा ही किक द बॉल कॉमा एंड आई स्कोर्ड अ गोल, ये करेक्ट है सेंटेंस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? समरी में मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि क्या करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है इसमें, ताकि आप परेशान ना हो चीज़ों को, जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई कर दिया इसके अंदर, लगा दिया, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा देखो एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल, अब सिंपल यूजेजेस आ गए, जल्दी हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एपोस्ट्रॉफी पता है ना भाई, ऊपर जो एक कॉमा लगाते हैं सिंगल, जल्दी जल्दी करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो जब भी हमें मलकियत बतानी होती है, जब भी हमें मलकियत बतानी होती है, दो तरह से बता सकते हैं, दो तरीके हैं, जेनेटिव केस, पॉसेसिव केस, दो तरीके हैं, जेनेटिव केस से भी पॉसेसिव केस से भी। जेनेटिव केस क्या है? नाउन ऑफ नाउन, जैसे हाउस ऑफ असलम, दिस इज कॉल्ड जेनेटिव केस, असलम का घर। पॉजिटिव केस देखो एपोस्ट्रॉफी वाला, असलम्स हाउस, ये कहलाता है पॉजिटिव केस। बात एक ही है दोनों के, हाउस ऑफ असलम या असलम्स हाउस। अब देखो अगर लिखा हुआ है कैफे ऑफ स्टूडेंट, तो कैसे लिखाएगा ये? स्टूडेंट्स कैफे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। अगर लिखा हुआ है कैफे ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कैफे फिर से, लेकिन अब एस के बाद एपोस्ट्रॉफी, दोनों में जरा फर्क देखो। स्टूडेंट्स कैफे एक स्टूडेंट का कैफे, स्टूडेंट्स कैफे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैफे। बस समझो, चलो एक और इसको कहीं और से देखो, यहाँ देखो, छोड़ो उसको, बाद में समझाऊंगा। देखो प्रिंस, मैं ऐसे ही समझा दो, प्रिंस शहजादा, इसके मतलब क्या है? शहजादी नहीं, शहजादे, बहुत सारे शहजादे आ जाए तो प्रिंसेस, तो ये सिंगल ऐसे ही है, प्लूरल है इसका, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। समझो इसका पॉजिटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? एपोस्ट्रॉफी एस, प्रिंसेस, ठीक है। और इसका अगर बनाना है तो एस के बाद शहजादों का, और देखो प्रिंसेस ये है शहजादी, और शहजादियाँ अगर हो तो फिर प्रिंसेसेस, ये शहजादियाँ। अगर आपको इसका अगर आपको वो बनाना है पॉसेसिव, तो प्रिंसेस लिखने के बाद बस एपोस्ट्रॉफी, जो कि एस पे ख़त्म हो रहा हो तो बस हम डायरेक्टली एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। तो प्रिंसेस शहजादी का, ज़रूरी नहीं है कि एक और एस लगाएं हम इसमें, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, शहजादियों का। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए रूल बता रहा था। अब यहाँ पर कि स्टूडेंट्स कैफ़े, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब एक स्टूडेंट का कैफ़े, स्टूडेंट्स कैफ़े बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैफ़े, कैफ़े ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो हाउस ऑफ बिलाल, तो क्या हो जाएगा? बिलाल्स हाउस। अच्छा हाउस ऑफ अवेस, अब ये दो तरीके इसको सही, चूंकि प्लूरल नहीं है यहाँ पर, अवेस का घर एस पे ख़त्म हो रहा है, या तो अवेस हाउस एपोस्ट्रॉफी लगा के डायरेक्ट कर दें, एपोस्ट्रॉफी एस लगा कर ले। देखो लिखा हुआ है मैंने, बोथ आर करेक्ट, किसी का नाम ही एस पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप क्या करें? दोनों में फ़र्क है। बोले सर आप यहाँ पे भी लगा सकते, सर यहाँ पे भी दोनों करेक्ट होगा, नहीं ये प्लूरल है, तो प्रिंसेस एस के बाद एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगेगा किसी भी सूरत में। सर अवेस में, अवेस सिंगुलर है और ये नाम के आखिर में एस आ रहा है किसी के, तो अब क्या करें? या तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी छोड़ दो, दोनों करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गई बात? एपोस्ट्रॉफी पोजीशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये रूल्स आपको पता थे, थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सा डिटेल बता दिया। अच्छा एपोस्ट्रॉफी का एक और इस्तेमाल होता है, पता है? कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए, डजंट है ना, डो नॉट का डोंट, डजंट, डज नॉट का डजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैज़ नॉट का हैजंट, पता है वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो नहीं बताओ ना, पता है? इज़ नॉट, एमंट, आरंट, हैवेंट, हैजंट, डजंट, डोंट,
इन सब में भी तो होता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़े भाई, आज ख़त्म करना है, मैंने बताया, चूँकि टाइम है नहीं ज़्यादा, प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम देना है मुझे, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ दिन बचे। ये नहीं कि आखिरी दिन तक मैं लेक्चर ही कराता रहूँ, तो दिमाग में थोड़ा ना रहेगा इतना। पास पेपर भी ऐसा भी तो होगा ना कि सारे पेपर सॉल्व, मतलब पेपर के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें। ऐसे तो बड़े मज़े आ जाते हैं एक टॉपिक का करने में, चूँकि सारा दिमाग में होता है फ्रेश। सारे करोगे तो पता लगेगा ना कि कितना कॉन्सेप्ट बना हुआ है। आगे बढ़े बेटा, इसको घर पे कर लेना, लिख लेना, ठीक है? जितना सही से लिख लेना, खूबसूरत। मैंने भी इतना किया हुआ है ना, इतना काम आप भी कर लेना, इतना काम, लेकिन घर पे आराम से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही टाइम पढ़ लो। घर पे अभी आपको पता है सेकंड ईयर तो है नहीं, सिर्फ एप्टीट्यूड है, उसी पे मेहनत करनी है, ना कोचिंग जाना है ना कुछ और काम है, सिर्फ और सिर्फ इसी को तो पढ़ना है। तो सुकून से आराम से घर पे उसको लिखा करो, समझा करो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक गलती है जो कॉमन मिस्टेक है जो कर रहे होते हैं, ये आपको पता है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को 12 बताता हूँ 9th क्लास से लेकर। योर्स सिंसियरली योर्स या योर्स ओबीडिएंटली लिखते हैं तो कभी भी आर के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, है ना भाई? हमारे यहाँ होता है ना कि योर्स ओबीडिएंटली, ये इसके आगे तो कॉमा होती है। जब एप्लीकेशन लिखते हैं 9th क्लास से और उससे पहले से भी लिख रहे हैं आप लोग, तो बच्चे क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी डाल लेते हैं। ये कतई गलत है, ये टोटली गलत है, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं मना करता हूँ, बच्चा नहीं लगाते, टीचर उसको रेड कलर से बना देते हैं। अरे बच्चा, मतलब सही कॉन्सेप्ट बच्चे का ख़राब हो जाता है, होता है ऐसा बहुत बार, ठीक है? तो योर्स में नहीं लगेगा, क्यों? अच्छा, ये चूँकि ये खुद कभी भी प्रोनाउन से पहले, कभी भी प्रोनाउन के बाद एस नहीं आता है। प्रोनाउन का प्लूरल नहीं होता, ये प्रोनाउन है। एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ लगाते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इनके साथ लगाते हैं। प्रोनाउन के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, समझ गए? योर एक प्रोनाउन है ना, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। एक प्रोनाउन है लेकिन जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन यहां पर ये एपोस्ट्रोफी के मायनों में नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म के तौर पे लगाते हैं। यहां पर इट्स का मतलब क्या होता है? इट इज, इट्स 7 o'clock बाय माई वॉच, मतलब इट इज 7 o'clock। इट्स रेनिंग, मतलब इट इज रेनिंग। वहां पर एपोस्ट्रोफी का मकसद बिलोंगिंग शो करने का नहीं है, बल्कि उसका कंडेंस कॉन्ट्रैक्शन शो करने का। यहाँ पर बताया मैंने कि इट्स अ नाइस डे, ये करेक्ट है। अगर इट्स डायरेक्ट लिख दोगे तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो एपोस्ट्रोफी लगा कर होगा इट्स अ नाइस डे। क्लियर है? तो इट के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है सिर्फ उसी वक्त जब इट इज को शॉर्ट फॉर्म करना हो, बस। योर्स के साथ तो कभी नहीं लग सकता। तो ये आएगा, ऐसा मसला आता है, पंक्चुएशन में फंसाते हैं, योर के एपोस्ट्रोफी दे देते हैं, तो फिर वो गलत होगा, फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा है, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है। इन्वर्टेड कॉमा उसका कहाँ इस्तेमाल होता है? इन्वर्टेड कॉमा दो तरह से होता है भाई, सिंगल स्टाइल, डबल स्टाइल। मतलब कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, और अल्लाह के बंदो ये भी इन्वर्टेड कॉमा ही है। ये सिंगल स्टाइल, डबल स्टाइल बोलते हैं उसको, बस, ठीक है? सिंगल एंड डबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, इनमें कभी कभार इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। देखो, समझो, स्केयर कोट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्केयर कोट से क्या मुराद है? जब आयरोनी मतलब होता है तंज, जब कोई वर्ड तंजिया किसी को बोल रहे होंगे ना, जब आप कहानी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी होता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल लेते हैं, तंज करते हुए किसी पर, ज़रा समझो। या फिर हम कभी कभार किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो फिर हम उसको कोटेशन में डाल देते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट शो करने के लिए। जैसे अवर पॉलिटिशियंस आर एक्सट्रीमली पियस, हमारे सियासतदान बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। अब यहाँ देखो, पियूष का मैंने डाला, मतलब ये आयरोनी है, तंज कर रहा हूँ मैं, ये तभी इन्वर्टेड। तो ये इसके मतलब बताने के लिए कि ये असल में आयरोनी है, ये आयरोनिकल स्टेटमेंट है, ये तंजिया जुमला है, तो मैं ये तंजिया अल्फाज है जो मैं बता रहा हूँ। केमिकल ग्रामर प्रेजेंट्स आ फॉर्मुलरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब कोई बुक का नाम है कि ये जो है वो इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिटेल्स बताता है, तो ये मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया। ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। मैनी एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड इन फॉर कंसल्टेशन, बहुत से माहिरीन को बुलाया गया कंसल्टेशन के लिए। अब ये एक्सपर्ट्स को हमने किस में डाला? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तंज है ये, क्योंकि उसके मतलब क्या हो रहा है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो नूब है, वो बॉट है, बॉट मतलब पबजी खेल, तो वो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो एक तरह से नो वाइस हैं।
नो वाइस हैं, मतलब तो लेकिन उनको एक्सपर्ट्स को इन्वर्टेड कॉमा में डालकर हम क्या कर रहे हैं, टर्न्स कर रहे हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट, अच्छा कभी कभार होता है नॉन नेटिव फॉरेन फ्रेजेस के लिए आपके कंट्री के जो मतलब इंग्लिश के वर्ड नहीं है, किसी और वर्ड के जुमले, तो भी उनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया जाता है। वी एट समोसास एट निराला स्वीट्स मुल्तान, हमने समोसा खाया फलाना स्वीट्स मुल्तान में। तो समोसास इंग्लिश का वर्ड ही नहीं, उर्दू का वर्ड है, तो इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। जैसे है ना 9 में था वी एट चपली कबाब, वो खैबर पास में मैट्रिक में, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ होता है। चपली कबाब मतलब स्लिपरी कबाब, मतलब ना इंग्लिश में बोले तो स्लीपर चप्पल, स्लिपरी कबाब। अच्छा, तो आयरनी टर्न्स करने के लिए या किसी जिसको प्रोमिनेंट करना हो या फिर मतलब किसी और जबान के अल्फाज को इंग्लिश में डालना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल लेते हैं, रोमन में लिखकर उसको। ये कहलाते हैं स्केयर कोट्स, ये सारे इसका एक इस्तेमाल है, ये स्केयर कोट। समझ में आया? क्लियर है? एक ही बात है, कुछ भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम है, सेम है, एक्सेप्टेबल। आगे बढ़े। अच्छा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिना किसी चीज़ को रीड किया, जस्ट एग्जाम्पल देखो भाई। जब भी हम, तो यहाँ पर बस मैं ये बता रहा हूँ कि MD कैट के अंदर 2019 के पेपर में 2 क्वेश्चन थे जो यहाँ से आस्क किए गए थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। 2 क्वेश्चन आस्क किए तो 2019 के पेपर में। अदर लुक्ड, अच्छा पहला इसका एक तरीका क्या है इन्वर्टेड कॉमास का, रिपोर्टेड स्पीच को लिखने के लिए भी इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। जैसे आर्थर लुक्ड एस्टाउंटेड, आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया। तो जब भी रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। क्लियर? पता ही होगा, ये नरेशन में पढ़ा है। ऑल पास्ट गो टू द सेम प्लेस ही आंसर्ड, रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है रिपोर्टिंग से, तो उस सूरत में भी इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी ही सेड, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2 रिपोर्टेड स्पीच को तोड़ तोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी ही सेड, अब इसी का एक और जुमला आ गया है, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज। तो ये दोनों ही रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोनों आ गया। अच्छा, क्या रूल्स याद रखना है? नीचे रूल्स लिखे हुए हैं 4 बातें। फर्स्ट लेटर आफ्टर द फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा ऑलवेज कैपिटल, पहला इन्वर्टेड कॉमा जो आएगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। बताया भी था कैपिटलाइजेशन में भी मैंने, अगरचे जुमला खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हम लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल करते हैं जब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच के तौर पे लिखेंगे। यहाँ पर भी पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका? फर्स्ट वाले का। सेकंड इन्वर्टेड कॉमा वाले का कैपिटल नहीं होगा। देखो यहाँ पर दैट का टी कैपिटल है, बट क्या ब्रिंग्स का भी कैपिटल है? स्मॉल है। पहले इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल, दूसरे का स्मॉल करना है। फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, ये सब का सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं आता। कोई भी आपको पंक्चुएशन मार्क लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, ये गलत हो जाता है। जैसे देखो फुल स्टॉप भी अंदर आएगा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क है वो अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं जाएगा। और आफ्टर ऑक्सफोर्ड कॉमा फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इजंट कैपिटलाइज्ड, तो वो बात पहले बता चुका हूँ, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो बस अब ये चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ पूरे स्लाइड में कि इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल और कहाँ पर किया जा सकता है, रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हुए नरेशन के अंदर। और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा का, सेकंड वाले का कैपिटल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बाकी इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने कोई जीनियस लोग नहीं हम, इतना काफ़ी है, इतना बता दिया काफ़ी है ना, सही है। ये मैंने इसलिए लिखा है घर जाकर अगर वक्त मिले तो पढ़ लिया इतना, लेकिन याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या चीज़? फोर्थ पॉइंट आप छोड़ दें उसको, फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसकी, तो पहले इतना असल में बहुत डिटेल लेक्चर मैंने बना दिया, टाइम अब लग रहा है कम पड़ेगा। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन का रूल मैंने आपको इससे पहले एक बता दिया था कहाँ इस्तेमाल करना। सेमीकॉलन क्या होता है कि जब हम जो है वो इस तरह से एक डॉट के साथ नीचे कॉमा लगाते हैं, दिस इज अ सेमीकॉलन। अच्छा, सिर्फ कॉलन जो होता है इसमें 2 डॉट्स होते हैं। सेमीकॉलन इज यूज्ड इन द लिस्ट विथ इंटरनल कॉमा। एक सेमीकॉलन के इस्तेमाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कंजंक्शन ना आए, एडवर्ब ना आए और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो तो सेमीकॉलन। एक और सेमीकॉलन का इस्तेमाल, अगर आपको कोई लिस्ट बतानी हो, लिस्ट आप लिख रहे हो जिसमें पहले से कॉमा मौजूद हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको, छोड़ो अभी इसको, कि आई हैव अ डॉग कॉमा अ हॉर्स एंड अ मंकी, इसमें कॉमा लग रहा होता है,
लेकिन कभी कभार इस लिस्ट में क्या होता है, पहले से कॉमा होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिस्ट को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे। देखो, माई फेवरेट टीचर ऑफ मैट्रिक वर, तो आई बिलोंग टू रहमान चिल्ड्रन स्कूल, दीज आर द नेम्स ऑफ माई टीचर, माई रिस्पेक्टेबल टीचर्स आर दीज। माई फेवरेट टीचर ऑफ मैट्रिक वर, के मेरे पसंदीदा टीचर्स जो मैट्रिक में थे। अब देखो यहाँ पर जब भी हम लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, लिस्ट को ओपन अप करते हैं, तो वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉलन। लिस्ट ये आगे मैं बताऊंगा, लिस्ट ओपन अप करते हुए कॉलन इस्तेमाल होता है। कॉलन का यूज़ बताया नहीं है मैंने अभी, बट यहाँ देख लो। तो ये सर नफीस माई इस्लामिया टीचर, तो ये देखो इस, अब इनको मैं यहाँ पर डिटेल बता रहा हूँ इनकी, तो कॉमा लगाकर, तो कॉमा यहाँ पर इनके लिए भी लग गया सर नफीस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए अब अगला क्या लगेगा, सेमीकोलन। और देखो कि सर अकरम माई मैथमेटिक्स टीचर, ये वॉज द ग्रेट टीचर एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉमा आया, ठीक है। और तो ये मैंने इनको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर क्या आ गया, सेमीकोलन। एंड माई नुसरत माई उर्दू टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कॉमा आ गया, माई उर्दू टीचर। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि लिस्ट चल रही है। अगर मैं सिर्फ ऐसे कहता ना, माई फेवरेट टीचर्स ऑफ मैट्रिक वर्ड सर नफीस कॉमा सर अकरम एंड मिस नुसरत, कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वर्ड को बताने के बाद उस कॉमा करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा, सेमीकोलन का। समझ में आया सेमीकोलन क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि इस लिस्ट में पहले से इंटरनल कॉमा मौजूद है। तो अगर यहाँ पे भी कॉमा लगाओगे ना तो बड़ा गिचमिच टाइप का हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि एक कॉमा आपको जो क्या कर रहा है कि वो क्लॉज को अलग कर रहा है, दूसरा कॉमा लिस्ट को बता रहा है, तो इसलिए सेमीकोलन यूज कर लिया। एक और देखो, चलो वो समझ में नहीं आया तो ये देखो, ही रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस, आ गया कॉलन, लिस्ट खुली। ठट्टा सिंध सेमीकोलन, लाहौर पंजाब सेमीकोलन एंड सिब्बी बलूचिस्तान। मतलब ठट्टा जो कि सिंध का शहर है, लाहौर जो कि पंजाब का शहर है, सिब्बी जो कि बलूचिस्तान का शहर है। तो समझ में आया क्यों लगा है सेमीकोलन, क्योंकि पहले से कॉमा आ रहा है जुमले के अंदर। तो ये मैं तो सिंपल सी बात है, इंटर तक मुझे नहीं समझ में आता इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको, सच्ची बात है। बट कहीं नहीं लगा रहता था, ऐसा मुझे लगता है खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को ही लगता है खूबसूरत लगता है, लेकिन खूबसूरती नहीं है, इस्तेमाल है इसका, रूल्स हैं इसके, ठीक है। हाँ आगे ठीक है, हो गया, डन है, क्लियर। अच्छा, कॉलन का इस्तेमाल, कॉलन क्या होता है भाई, दो डॉट्स, सेम यूजेज। कॉलन का इस्तेमाल क्या है भाई, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अभी किया था इंट्रोड्यूस, जो मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी थिंग्स, कॉलन, स्लीपिंग बैग्स, पैंट्स, यूटेंसिल्स एंड वार्म क्लोथिंग, ठीक है। और देखो, आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स सेमीकोलन, बटर शुगर एंड फ्लोर। लिस्ट शुरू करने से पहले कॉलन, समझ में आया। दूसरा, कभी कभार हम डायरेक्ट स्पीच में कॉलन लगा देते हैं बजाय इन्वर्टेड कॉमा के। याद है जब प्ले वगैरह पढ़ते हैं, ड्रामा वगैरह पढ़ते हैं, हर एक कैरेक्टर के बाद एक कॉलन लगा हुआ होता है, फिर उसका डायलॉग होता है। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, काउंट्स रिवेंज है, प्रोग्रेस है, याद है, मिसेस मेल्टन, फिर कॉलन, फिर आगे उनका डायलॉग है ना, हेनरी कोरे, कॉलन, फिर डायलॉग। तो द होस्ट मेड एन अनाउंसमेंट, कॉलन, कॉमा की जगह पर आप कॉलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा है ना, कभी कभार कॉलन होता है डायलॉग से पहले, ठीक है, तो वो भी सही है। और कॉलन का इस्तेमाल घंटे और मिनट को अलग करने के भी होता है। द क्लास विल बी एंड एट 2:30, घंटे और मिनट को अलग करने के लिए होता है कॉलन का इस्तेमाल घड़ी में, सिंपल यूजेज, बात समझ में आ गई। लिस्ट को शुरू करने के लिए कॉमा की जगह पर घड़ी में घंटे और मिनट के बीच में, तो मसला क्लियर है, आगे बढ़े। लिखना नहीं है भाई, टाइम नहीं है, समझ में आ गया ना, लेकिन क्या बता रहा हूं। हाइफन, अच्छा एक होता है हमारे पास हाइफन। हाइफन किसे कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करें जल्दी जरा इसमें, ठीक है, 5 मिनट है। हाइफन, हाइफन किसे कहते हैं, एक सिंगल डैश छोटा सा, दिस इज कॉल्ड अ हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो या तीन, कायदे आजम, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, मिसेज नो इट ऑल, मतलब जो सब जानती हो, लोड बियरिंग वॉल्स, फास्ट एक्टिंग मेडिटेशन, ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स, मीट फेड कैट्स, फैक्ट्री मेड। तो जब भी हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, ये एक्टर इन लॉ, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, फ्रैक्शंस लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं हाइफन को। 1/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड वाइल 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। लिखते हैं 1/4 के बीच में डैश,
2/3 के बीच में हाइफन इस तरह, क्लियर है? तो फ्रैक्शंस लिखने के लिए और दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए। बात समझ आ गई? इतना आता नहीं है एमडी कैट टी कैट में, बस उसको मैं थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ बस हल्का सा, ठीक है? अच्छा, हाइफन और डैश में फ़र्क है। दिस इज़ अ हाइफन, और अगर ये यही थोड़ा लॉन्ग हो जाए, दिस इज़ अ डैश। तो बच्चे हाइफन और डैश को एक ही बात समझते हैं, तो ये भी गलत है, डैश अलग है। अच्छा, डैशेस के अंदर पे फिर दो टाइप के हैं, एन डैश और एम डैश। एन और एम डैश से क्या मुराद है? एन डैश और एम डैश, एन डैश और एम डैश। एन डैश क्या होता है? एन के साइज़ का होता है, और एम डैश क्या होता है? एम के साइज़ का होता है। डैश के अंदर फिर दो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो वेरिएशंस हैं, स्मॉल और लार्ज, ये कह लें एन डैश और एम डैश, ठीक है? एम डैश का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो कि लॉन्गर डैश है, ठीक है? इट्स लॉन्गर देन अ हाइफन, और इसको कॉमनली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पैरेंथेसिस की जगह पर, ठीक है? पैरेंथेसिस से मुराद ब्रैकेट्स की जगह पर। अच्छा, डैश को छोड़ दो, काम नहीं है इसका, फिलहाल नहीं बता रहा, उसको टाइम खत्म हो गया, यू आता भी नहीं है, उसमें छोड़ दो। ये पैरेंथेसिस भी नहीं आता स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल, ठीक है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते कुछ बिला आवाज़, वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो दिमाग में आएगा भी नहीं, अब छोड़ दो उसको, मैं सेंड कर दूंगा, पढ़ने का शौक होगा पढ़ लेना घर पर, ठीक है? चलो भाई, विच ऑफ द सेंटेंस हैज़ द कॉमा इन द राइट प्लेस? 4 ऑप्शन है, बताओ कॉमा किस में लगा हुआ है सही जगह पर? सी में लगा हुआ है, देखते हैं। प्लीज गेट मी सम एक्स। नहीं, सी में नहीं लगा हुआ है, गलत। बी में करेक्ट लगा हुआ है। एक्स मिल्क लगना चाहिए था। तो ये मसला ये है कि यहाँ पर आप ब्रिटिश रूल शायद फॉलो कर लिया गया। एंड से मैंने बताया ना, यहाँ एंड से पहले लगे ना लगे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है दोनों, करेक्ट है ना? तो ये तो ऑक्सफोर्ड कॉमा की बात जब मैं कर रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड कॉमा में मर्जी है लगे ना लगे, ठीक है? क्लियर है? सही से ज़रा देख के थोड़ा टाइम लगा के बड़े बताओ, इतनी भी जल्दी नहीं है। विच ऑफ दिस सेंटेंसेस बोथ, अच्छा मतलब कोई कॉमा चेक करने कहाँ सही लगा हुआ है। आई प्ले स्पोर्ट, फुटबॉल और क्रिकेट एवरी संडे। आप भी बताएं। बी, यस आई प्ले स्पोर्ट कॉमा, अब ये फुटबॉल और क्रिकेट, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्पोर्ट को, फुटबॉल और क्रिकेट एवरी संडे, तो बी करेक्ट है। थर्ड है, देखें इधर इसमें कॉमा कहाँ लगा हुआ है वही बताना, सिंपल। कॉमा कहाँ करेक्ट लगा हुआ है? सेम वही पिछला वाला इस्तेमाल है जिस सी है, चेक करें देखते हैं। द स्कूल कॉमा विच हैड ओनली जस्ट ओपन कॉमा बर्न डाउन, सही। वो स्कूल, अब स्कूल की एक्सप्लेनेशन है, जो बिल्कुल अभी अभी खुला है उसके साथ क्या हुआ? जल गया वो, ठीक है? बच्चे खुश। चलो, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अच्छा, ये बताना है कि अब ट्रू फॉल्स बताना है। जुपिटर्स मून आर वेरी स्मॉल, जुपिटर्स मून्स आर वेरी स्मॉल, फॉल्स है, तो क्या होना चाहिए था इसकी जगह पर? अरे लार्ज स्मॉल, वो क्या एस्ट्रोनो में थोड़ी ना है, पंक्चुएशन देखो कहाँ गलत है, ये मैं थोड़ी ना बोलो क्या? सही है, ये ट्रू है, दिमाग खराब हो गया तुम। जुपिटर के चांद बहुत छोटे हैं, तो जुपिटर्स मून, तो जुपिटर सिंगुलर है ना, तो जुपिटर्स मून, जुपिटर के चांद। तो यहाँ क्या तुम क्या कह रहे हो? ये होना चाहिए था, बहुत सारे जुपिटर थोड़ी ना दुनिया में, तुम ये कह रहे हो, थोड़ी ना हो सकता था। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इतना सिंपल सेंटेंस है। 5वां बताओ, करेक्ट है कि इनकरेक्ट? द सन्स हॉट टुडे, अगर ये शॉर्ट फॉर्म है तो ये करेक्ट है। सन्स से मुराद यहाँ पर क्या है? सन, द सन इज हॉट टुडे, करेक्ट? तो यहाँ पर सन से मुराद सूरज का नहीं है, सन इसके शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? यूर टी इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। गलत है ना, ये योर होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। सिंपल बच्चों वाला था यार ये तो। नेक्स्ट, इसमें बताएं कि कॉमा कहाँ पर ठीक लगा हुआ है। 4 सेंटेंस है।
माई फ्रेंड बी, माई फ्रेंड कॉमा हु रिटायर्ड दिस ईयर कॉमा वांट्स टू लिव इन स्पेन और फ्रांस। यस, बी करेक्ट है। माई फ्रेंड है उसको, अब कौन दोस्त हु रिटायर्ड दिस ईयर, जो इस साल रिटायर हो जाए कॉमा वांट्स टू लिव इन स्पेन और फ्रांस। ये सही, बी सही है। नेक्स्ट यही है, सेम बताओ यार कि ये कॉमा कहाँ सही लगा हुआ है, ए बी सी डी। सोचो, सोच के बताओ। ए चेक करते हैं। जिम, स्यू एंड फिल कॉमा, अब कौन है ये, माई ओल्डेस्ट किड्स हैव ऑल गॉट ब्लोंड हेयर। सही है, ये करेक्ट है। यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड कॉमा लगा हुआ है और ये इनकी एक्सप्लेनेशन है माई ओल्डेस्ट किड्स। ठीक है, जिम, स्यू, हाँ ये देखो, अब यहाँ पर ये ब्रिटिश या अमेरिकन सही हो जाएगा। एंड फिल, एक मिनट, यस यहाँ पर दो करेक्ट हैं। अब ये जो मैंने छापा है सवाल, तो ये सवाल देखिए, जिम, स्यू, व्यू तो मैं नहीं लिखूंगा ना, मैं लिखता हूँ अहमद, अरशद, अली, ये सब लिखता हूँ। तो जिम, स्यू, फिल आ जाए, समझ जाओ कहीं ना कहीं से इंटरनेट से उठा हुआ सवाल है। तो ये सवाल मैंने अमेरिकन वेबसाइट से उठाया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, सॉरी, हाँ यस यस, ए होना चाहिए था। जैसे जो सी कह रहे हैं वो ब्रिटिश रूल से, वो भी ठीक कह रहे हैं। सही है, ठीक है, सही है, दोनों सही। चले भाई ये तरह देखें, द स्पीकर वॉज सेइंग आई एम हैप्पी टू, ये पूरा है सेंटेंस एक, सॉरी ये 4 सेंटेंस हैं, करेक्ट किसमें प्रोनाउंसिएशन है, पंक्चुएशन है, ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखें, समझे। 4 है, सर दिमाग लगाना है इसमें, नरेशन है ये। सी और डी में मसला आएगा ज़्यादातर, ये 2 में आएगा। सी और डी में फ़र्क कहाँ पर है, यस, वो डैश तो मैंने बताया नहीं कि डैश कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब दिल की बात ज़बान पर आते आते रुक जाती है तो फिर डैश लग जाता है वहाँ पर। होता है ना ऐसा, ड्रामा वगैरह जब डायलॉग्स पढ़ रहे होते हैं तो कभी बात बीच में रुक जाती है, जेंडा वगैरह में होता है। वो जब वो बताने वाला होता है ना कि वो फ्लेविया को बताने वाला होता है जेंडा, आई एम नॉट द किंग, तो वैसे बोलते हैं आई एम नॉट, उसके बाद डैश लंबा सा आ जाता है, फिर वो सेप्ट आ जाता है कि भाई तुम क्या बताने वाले हो, इस तरह। तो वो जब भी बात रुक जाती है, कट जाती है, तो डैश आ जाता है। तो यहाँ पर हाइफन नहीं, हाइफन तो जो तुम लोग को जोड़ता है वर्ड्स को। तो ये कौन सा करेक्ट है इस बार, 4th करेक्ट है, डैश। सही है, समझ में आई कैसे, थोड़ा सा फर्क था हाइफन और डैश का। देखो हाइफन और ये डैश है ना, लेंथ में फ़र्क है दोनों। आगे बढ़े, 10th है, बताएं ज़रा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसकी है। थर्ड या सी, वेल कॉमा वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे। सही करेक्ट, वेल इंटरजेक्शन नहीं होता तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, वो सॉरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। अरे बहुत ज़्यादा कुछ और है सिर्फ, चलो 10, चलो छोड़ो यार, तो लोग मना ही कर दिया तब क्या आगे बढ़ा, ना अब तो बस ख़त्म, 10 पे छोड़ दूँगा, बाकी सेंड करूँगा घर पे खुद करना। समझ में आ गई बात, क्लियर है।